अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक डेडिकेशन है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अहमद तिरमिज़ी साहब, डॉक्टर आमिर सईद भट्टी साहब, डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन साहब, डॉक्टर ग़ुलाम शबीर साहब के नाम। और ये एक छोटी सी एफ़र्ट है गाज़ी नस्री डेरा गाज़ी ख़ान के नाम, जिसमें जो है वो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए जब ये सारा कुछ जो है वो हमें डिज़ाइन करना पड़ा। तो आज जो है वो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि कोर्स है। आप लोगों को बुक भी प्रोवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसी पैटर्न के ऊपर चलेंगे। कैम 504 जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंदर जो है वो, तो जहाँ से हमने फिर इसको जो है वो छोड़ा था वहीं से हम जो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू स्टीरियोकेमिस्ट्री of metal complexes। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखें कि ये हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दिस इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको हम 3D स्पेस के अंदर देखते हैं। 3D स्पेस के बगैर जो है ये हमारे लिए जो अंडरस्टैंडिंग है ये काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो अब जब इनके स्ट्रक्चर्स को हमने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर देखना है, तो उसके लिए आम तौर पे जो हमारे पास विजुअल एड मेथड्स होते हैं, जिसमें बॉल एंड स्टिक मॉडल होता है। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल जो है उसको मैं यहाँ पे कुछ जो है वो शो करवाना चाहूँगा। ये मैंने अपने तौर पे जो है वो इसको तैयार किया है, और ये एक ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है। और इसी तरह से ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल सिस्टम है जिसके अंदर सिमेट्री है। तो ये इनको जो है वो हम देखेंगे, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल की मदद से इनको जो समझना है और जो समझाना है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी सामने रखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। तो एक स्टूडेंट्स बात याद रखें कि अगर हम महज ये बात कर दें कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट इज़ ओनली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल है। आप इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल में लेके आते हैं, और इसके बगैर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादा फोकस होता है वो कार्बन एटम के ऊपर होता है। और कार्बन एटम जो है वो आपको पता है कि अगर आप एक कार्बन को सिंपल देखेंगे तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, जिसके ज़रिए उसके अंदर एक लार्ज लेटस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है कि सेंट्रल अगर कार्बन है तो हर तरफ से कार्बन लगा हुआ होगा। तो हमारे पास ये जो कार्बन को अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो कार्बन को फोकस करते हुए यहाँ पे जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सिर्फ 4 नज़र आता है। जबकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जब आप मूव करते हैं तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये 4
आपको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर नज़र आ रहा है तो आपके पास एक ये टेट्राहेड्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। इससे मज़ीद इसके अंदर आपके पास आप वैरायटी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह अब अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये आपके पास सिर्फ टेट्राहेड्रॉन ही इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर वैरायटी जो है वो ज्योमेट्री के अंदर क्यों नहीं अराइज हो पा रही, तो आप उसको सिंपली जो है वो ये इतना जस्टिफाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं क्योंकि ये कार्बन जो है ये सेकेंड रो एलिमेंट है, और सेकेंड रो एलिमेंट होने के नाते इसके अंदर सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और s और p ऑर्बिटल्स जब आते हैं तो जिस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये सिर्फ 4 तक महदूद रहता है। जबकि इसके बरक्स अगर आप कार्बन के बरक्स आप सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कार्बन की जगह पे कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को या स्पेसिफिकली जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनको आप ले लें, तो वहाँ पे आपको एक वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो वेरी करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के वेरी करने ही से ही आपके पास जो है वो डाइवर्स जो है वो रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसकी कंपैरिजन में जब ट्रांजिशन मेटल के ऊपर मूव करते हैं तो याद रखें कि आपको यहाँ पे तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 देखने को मिल रहा है। और जब आप सेंट्रल मेटल एटम को ट्रांजिशन मेटल ले लेंगे तो वहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये वेरी कर जाता है, और इसकी जो रेंज है ये ब्रॉड हो जाती है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल लेने पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये आपके पास 2 to 9 कोऑर्डिनेशन नंबर तक जो है वो मूव कर जाता है। तो देखें जब 2 to 9 जाएंगे तो आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर जो है वो नज़र आएगी। तो याद रखें कि आप आइसोमेरिज्म जो है, अब आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना है वो भी आप जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी ऑब्ज़र्व करते हैं। जब आप इसको इस फिनोमेना का जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो समटाइम ये मैच कर जाता है विद दैट ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना जो है वो मैच कर रहा होता है। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 to 9 की बात आती है तो वहाँ पे ये मैच नहीं करता, वहाँ पे फिर ये जो है वो प्रॉब्लम राइज हो जाता है। तो फिर हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि अगर जो है वो आप कार्बन और जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में कोई ट्रांजिशन मेटल को ले रहे हैं तो फिर आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास देखें कार्बन के अंदर सिर्फ s और p जो हैं वो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, तो हम कह देते हैं कि इस केस के अंदर नॉट ओनली s, नॉट ओनली p, बट आल्सो d and f ऑर्बिटल्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड in determining the geometry or the shape of the molecules. This is the reason that this involvement of the d and f orbitals results in the diverse or the a wide range of coordination number in the metal complexes which belong to the transition metal elements. तो इसी तरह से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स के अंदर जो है वो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री जो है वो आए हम उसको देखते हैं, ज्योमेट्री के हवाले से बात करते हैं। तो ज्योमेट्री हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। अगर जो है वो ज्योमेट्री के हवाले से बात करें तो सिल्वर है, सिल्वर का लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होगा साइनाइड लिगेंड के साथ। अगर आप इसी तरह से जो है वो ब्रिलियम को कंसिडर करें तो ब्रिलियम जो है ये आपको जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो आयरन को ले लें, आयरन को आप कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ ले लें तो ये कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, ये इसके साथ ट्राइगोनल बाईपैरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री आपके पास आ जाती है। इसी तरह से आप जो है वो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस को देखना चाहें तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये देखें, ठीक है।
तो इसी तरह से आपके पास इसके अलावा एक और एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो आपके पास टंटैलम है। उसके लिए मैं जो है वो अलहदा से स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, आप लोग जो है इसको नोट कर लें। उसके बाद हम टंटैलम की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो टंटैलम का है। तो ये देखें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में होता है। अब यहाँ पे इसका जो एक स्क्वायर पिरामिड इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा, इसके और इसके पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क होगा कुछ इस तरह से। आप फ़र्ज़ किया अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ रहे हैं तो याद रखना कि इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर या नीचे वाले के अंदर थोड़ी सी ऐसे इसके फेसेस के अंदर जो है वो डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगी। तो ये 8 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है कि आपके पास ये फ्लोराइड, टंटैलम का जो है ये फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको 8 देखने को मिल रहा है, जबकि आपने जो है वो सिल्वर साइनाइड के केस में, ठीक है, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 देखा। इसी तरह आपने जो है वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपने 4 देखा। इसी तरह से आपने आयरन के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 देखा। इसी तरह कोबाल्ट के केस में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 देखने को मिला। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो वेरी कर रहा है। जैसे ही सेंट्रल एटम आता है तो सेंट्रल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट आता है तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर जस्ट CN4 तक महदूद थे, आपके पास एक डाइवर्सिटी जो है वो आ रही, 2 से लेके 8 तक जो है वो हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो अप्रोचेस हैं। ठीक है, वेरियस अप्रोचेस हैं फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो 2 मेजर अप्रोचेस हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो अप्रोच है दैट इज़ द वेस्पर अप्रोच, which was due to Gillespie and Nihom, and the second one is the CFT approach. If we talk about the Vesper approach, which was by Gillespie and Nihom, this theory gives a very simplification about the structures. ये हमें कहती है कि सिर्फ जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे या मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो या तो 4 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। अगर 4 होगा तो उनका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, और अगर 6 होगा तो उनकी ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, और ये आपके पास जो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल है इसके अंदर जो है वो स्लाइट डेविएशन आ सकती है। अब स्लाइट डेविएशन अगर आती है तो उसकी बुनियाद क्या हो सकती है, वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से इन दो ज्योमेट्रीज के अंदर जो है वो स्लाइट डिस्टॉर्शन जो है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेकंड अप्रोच की तरफ चलें, जिसको हम जो है वो CFT अप्रोच जो है उसका नाम देते हैं, तो इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है
वो सिंपल है। दिस अप्रोच डायरेक्टली क्लेम्स अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ये डी इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो है वो हमें कन्विंस करती है। और इसके अकॉर्डिंग जो है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन डी ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की वो और ओरिएंटेशन जो है वो स्पेसिफिक है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल्स हैव स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। उन्हीं स्पेसिफिक डायरेक्शंस की हवाले से जब हम बात कर रहे होंगे तो उन स्पेसिफिक डायरेक्शंस को भी अभी जो है वह हम देखते हैं, उनको भी मलहूज़ खातिर जो है वो रखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जब स्पेसिफिक डायरेक्शंस होंगी तो वहाँ पे ये याद रखना कहता है कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो इन डी इलेक्ट्रॉन से, साफ ज़ाहिर है ये डी इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो लिगेंड्स हैं वो अपने आप को उनसे ज़्यादा दूर जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन से अवॉइड करेंगे, उनसे दूर रहेंगे। तो उनसे दूर इसलिए रहेंगे ताकि जो इनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि डी जो आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होते हैं तो लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके बीच में रिपल्शंस पैदा होती हैं। तो वो रिपल्शंस जो पैदा होती हैं वो इनके अंदर जो है वो डिस्टॉर्शंस का बायस बनती हैं, ठीक है, जिस वजह से इनको जो है वो जो हम इसी तरह से हम जो है वो अगर इसके अंदर एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है कि टाइटेनियम जो है इसकी एग्जांपल है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड जो है वो कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का, ठीक है। तो इसका ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो जो एक्सपेक्टेड है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है। तो मतलब लिगेंड्स हैं उसके गिर्द इस तरह से जो है वो अरेंज होंगे कि आपके पास एक ऑक्टाहेड्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो लिहाजा अभी जो है वो अगर ये ऑक्टाहेड्रॉन आ रहा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन आ रहा है, इसके बारे में अभी हम जो है कोई बात नहीं कर सकते। आगे जैसे ही हम मूव करेंगे तो हम उसको जो है वो डिटेल से और बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो देखते हैं। तो इसको जो है वो मैं रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑन स्ट्रक्चर। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं तो एक बात तो आप याद रखें कि हमारे पास ये जो सिस्टम होता है जिसका हम D0 बोलते हैं, D5 बोलते हैं और D10 बोलते हैं, ठीक है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इनके अंदर, इन सिस्टम्स के अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो क्यों जो है वो मौजूद नहीं है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये आपको स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं स्फेरिकली स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये
जो स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये तमाम की तमाम आगे हम जितने भी सिस्टम्स देखने जा रहे हैं D0 से लेके D10 तक, उन तमाम की जस्टिफिकेशन में ये हमें जो है वो हेल्प करता है, उनकी एक्सप्लेनेशन को डिफेंड करने में हमें हेल्प करता है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे इसी बुक के अंदर जो आगे आप देख रहे हैं उनको देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे आप जो है उनको डिफेंड कर सकते हैं। अब ये स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री के बारे में जो एजम्पशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बिल्कुल ऐसे जो है वो एक हार्ड स्फीयर की तरह होता है, और उसके अंदर मतलब फ़र्ज़ किया वो कोई मेटल है, और उसके गिर्द जो है ये जो फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जस्ट लाइक बिलियर्ड बॉल आप कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट बिल्कुल राउंड आप उसको कह सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री के अंदर आप देखेंगे कि जो लिगेंड्स होंगे तो लिगेंड्स के लिए आप कोई कंपल्शन नहीं है कि वो जो है वो लिगेंड यहीं पे आए या एक लिगेंड यहाँ पे आए या इधर है। तो पूरी की पूरी जो सरफेस है वो अवेलेबल होती है फॉर द लिगेंड्स टू बिकम कोऑर्डिनेटेड विद दीज सेंट्रल मेटल एटम्स, के इन सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ किसी भी जगह से आके जो है वो लिगेंड्स हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम जो है वो आगे जब मूव करते हैं तो हमारे पास एक जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अराइज होता है, और वो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारे पास फ़र्ज़ किया कि अगर हम कहते हैं कि जो है वो D1 सिस्टम होता है, D1 सिस्टम हमारे पास अराइज हो जाता है, तो उसके साथ जो है वो क्या मामला पेश आता है। तो याद रखें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं D के अंदर वो इसी तरह से होते हैं, ठीक है। उनकी फिर जब लिगेंड जो है उनको अप्रोच करता है, ठीक है, उसमें आपके पास ये इस तरह से है, ये स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रॉन है, तो ये एक्सेस है, तो आपके पास ये इसके अंदर जो है वो D ऑर्बिटल है। D ऑर्बिटल्स जो हैं वो 5 तरह के हैं। लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, तो इसकी अप्रोच जो है उसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिस्टम जो हैं वो लिगेंड की अप्रोच को बिहेव करते हैं। तो हमारे पास जब ये अप्रोच कर रहा होता है, याद रखना, ये जब इसको अप्रोच कर रहा होता है तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। इनकी स्प्लिटिंग का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं और कम एनर्जी वाले होते हैं। जो कम एनर्जी वाले होते हैं ये T2G कहलाते हैं, ये ट्रिपली डीजनरेट होते हैं, और ये डबली डीजनरेट होते हैं। तो इनके दरमियान जो स्प्लिटिंग की जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है इनके अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, ठीक है। वो जो इंटरेस्टिंग फीचर है इसका वो अराइज होने जा रहा है जब हम D4 सिस्टम के ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल जो है वो हम कहते हैं कि अगर D1 सिस्टम होता है तो D1 सिस्टम सपोज हमारे पास ये DXY है, ये DYZ है, ये DZX है, तो ये इलेक्ट्रॉन DXY के अंदर आ जाता है। जब इसके अंदर आता है तो फिर इसके साथ क्या मामला पेश आता है, आपको जो है इन तमाम के तमाम इन ऑर्बिटल्स की शेप को जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है वो कंसिडर अगर करना है तो आप जो है वो एक सिंपल जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो माइंड में रख लें, और उसको यहाँ पे ये ड्रा कर रहा हूँ इस तरह से कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जी एक्सेस है, ठीक है। तो इसी तरह से मसलन मैं फ़र्ज़ किया इसको स्ट्रक्चर को अगर लेता हूँ, स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो ये मैं आपकी जो है वो ओरिएंटेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जी एक्सेस है, ठीक है, ये वाई है और ये जी एक्सेस है। तो देखिए ये जो एक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल आपको ये बॉल एंड स्टिक मॉडल की मदद से नज़र आ रहे हैं, जो कि एक ऑक्टाहेड्रॉन सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखें लिगेंड्स के अप्रोच करने का जो एक्सेस है वो ये वाला है, जहाँ पे ये आपको जो है वो स्टिक्स नज़र आ रही हैं, जो उनका स्टिक्स का जो एक्सेस नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे होते हैं। तो अगर हम DXY की बात करें तो देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स वाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर उसके साथ इस जेड एक्सिस का कोई कंसर्न नहीं होता,
तो z एक्सेस को हम अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये देखें अब z एक्सेस के साथ चूंकि कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, तो हमारे पास ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। तो इसके आपको पता है कि ये डबल डंबल्स होते हैं, तो डबल डंबल होने के नाते आपके पास XY जो DXY ऑर्बिटल होगा उसका एक डंबल इस यहाँ पे ऐसे मौजूद होगा, दूसरा इसी के प्लेन, ये चारों के चारों जो आपको एक्सेस नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल स्टिक मॉडल नज़र आ रहा है, इसी के प्लेन के अंदर एक डंबल ऐसे नज़र आएगा, दूसरा आपको डंबल ऐसे नज़र आएगा। इस Z एक्सेस के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं होगा। तो देखिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो डंबल्स जो हैं यहाँ पे बीच में नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर उनको जो है वो ड्रा करने की कोशिश करूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से आएंगे, ऐसे x y z, तो ये x और इसके बीच में चल रहे हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसको शो कराएंगे, ठीक है। ये डबल डंबल्स होते हैं, मैं डबल डंबल जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपके पास इसी के अंदर DXY के अंदर डबल डंबल के अंदर एक जो है वो इस पैटर्न के अंदर जो है वो डंबल जो है वो मौजूद होता है, दूसरा जो है वो यहाँ पे X और Y के साथ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये एक डंबल जो है जिसके अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम है, इन दोनों के प्लेन के अंदर, ये आपको जो मैं प्रेजेंटेशन यहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक डंबल ऐसे ऐसे, दूसरा डंबल इस पैटर्न पे आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो लिगेंड्स के अप्रोच करने का एक्सेस है आपका, ये जो DXY ऑर्बिटल है ये उससे कुछ फासले पे है। दूसरे अल्फाज में ये कहें कि लिगेंड्स को जो है वो फ़ायदा मिल जाता है, वो इससे अवॉइड कर जाते हैं, वो यहाँ से अप्रोच कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे पास D1 सिस्टम है। D1 सिस्टम के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिटल्स के अंदर रहेगा, लिगेंड्स जो हैं फिर यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो दे आर डिस्टेंट अपार्ट, these d orbitals are distant apart from the ligand approach। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है जस्ट के यहाँ पे डिस्टॉर्शन जो है उसके चांसेस हैं, तो बहुत कम डिस्टॉर्शन के चांसेस होते हैं। यही वाला केस अगर हम जो है वो अगर हम फ़र्ज़ किया कि हम कह देते हैं कि यही इसी इलेक्ट्रॉन को हम DXY के अंदर रखने के बजाय DYZ के अंदर ले जाते हैं, तो DYZ के अंदर अगर हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा से आए आप यहाँ पे, तो देखें ये आपके पास ये X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है और ये Z एक्सेस है। आप बात कर रहे हैं DYZ की, तो आपके पास ये जो है ये आपके पास ये Y है और ये Z है। अब इसके अंदर जब डंबल्स आएंगे इन चारों के प्लेन्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे ये जो X एक्सेस के जो आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल जो एक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनके साथ कोई कंसर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो करवाना चाहूँ तो देखें हमारे पास ये इस तरह से नज़र आएगा। आप देख रहे हैं कि ये चारों के चारों, ये मैं आप के जो है वो ओरिएंट, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखूं तो आपको देखे ऐसे नज़र आ रहा होगा, तो वो दोनों के दोनों डंबल्स यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से भी अगर लिगेंड्स जो है वो अप्रोच कर रहे होंगे तो वो D इलेक्ट्रॉन जो है वो D1 सिस्टम जो है वो अवॉइड कर रहा होगा, उनसे फासले पे होगा, इतनी ज़्यादा रिपल्शन या डिस्टॉर्शन के चांसेस जो हैं वो राइज नहीं होंगे। अगर इसी तरह से मैं जो है वो Z एक्सेस को ले लूँ तो देखें आपके पास Z एक्स है, तो देखें ये आपके पास Z एक्सेस है, ठीक है, ये वाला, और ये आपके पास X है। फिर अब ये जो Y एक्सेस के आपके पास ये हाइपोथेटिकल आपको स्टिक्स जो नज़र आ रही हैं, इनका फिर इन D ऑर्बिटल्स के साथ कोई कंसर्न नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पे अगर शो करवाना चाहूँ तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे फिर आपको ऐसे
डंबल जो है वो नज़र आ जाएंगे। अगर आपको पहले DXY प्लेन के अंदर आपको क्लियर नज़र नहीं आए तो यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। एक आपके पास डंबल जो है इस एक्सेस के अंदर होगा उसका, और ZX का, और दूसरा डंबल ऐसे होगा। तो यहाँ से फिर देखें जब जहाँ पे लिगेंड्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ से जो है वो उनका फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी रिपल्शन के चांसेस इतने नहीं हैं जिसने डिस्टॉर्शन पैदा करनी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये DXY के साथ आप देख रहे हैं कि किसी थोड़ी देर के लिए तो आता है माइंड में कि D, अब चूंकि हम बात स्टार्ट से यही कर रहे थे कि जब D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने आना है तो आके उन्होंने क्या करना है कि इनके साथ इंटरेक्ट करना है, रिपल्शंस पैदा करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं ये सेम पैटर्न, सेम बिहेवियर आपको DXY के अंदर जैसा नज़र आता है, DYZ के अंदर भी वैसे ही नज़र आता है, DZ एक्सिस के अंदर भी वैसा ही नज़र आता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे अगर चले जाते हैं, हम ये D1 की बजाय D2 सिस्टम पे चले जाते हैं और D3 सिस्टम पे चले जाते हैं। तो देखिए D जो है वो 2 सिस्टम पे जाएंगे तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास, क्योंकि हम जो है वो बात वही स्टार्ट से जो कर रहे होते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो हैं उन्होंने पहले फिल होना है, तो इन दोनों में से, इन दोनों सेट्स में से कम एनर्जी वाले ये हैं तो ये वाले पहले फिल होंगे। तो आपके पास ये जो आपके पास जो सेकंड वाला है ये इधर आएगा, थर्ड वाला जो है वो इधर आएगा। तो ये आपके पास, तो गोया कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं D1, D2, D3 सिस्टम्स के अंदर आपके पास तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन DX मैंने अभी आपको ये जो दिखाया था, या ये भी मैं एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो जो है वो इसको लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए घर पे ही बनाया। तो वो सारे के सारे देखें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये D3 के, ये बिटवीन द एक्सिस जो है वो मौजूद है, जहाँ पे लिगेंड्स ने अप्रोच करना है वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो अगर बात करें कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम है, D3 सिस्टम है, और वो D3 सिस्टम के अंदर जो है वो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, और ये हेक्सा जो है वो ठीक है। तो ये भी इसके अंदर जो है ये D3 सिस्टम मौजूद है। इस D3 सिस्टम के अंदर जो है इस तरह से तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी देर के लिए तो आप एज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो नतीजतन मैं यहाँ पे अगर कंक्लूड करूँ तो मैं ये बात करूँगा कि हमारे पास जो D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, D3 सिस्टम है, इन सिस्टम्स के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन जो है वो हमें काबिल फ़हम या काबिल ज़िक्र जो है वो देखने को नहीं मिलती, या मार्क्ड डिस्टॉर्शंस जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। तो जबकि हम जब D3 से D4 की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ जब हम जाएंगे तो फिर एक स्टेप उससे आगे चलते हैं। तो आए जी हम फिर जो है वो D4 सिस्टम की तरफ जो है वो चलते हैं।